नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस। इसके पात्र इस प्रकार से हैं। श्वेतांग और श्यामांग कर्मचारियों के नाम हैं। नंद की पत्नी सुंदरी, दासी अलका, बुद्ध का सौतेला भाई नंद, नंद का एक मित्र मैत्रेय, दासी निहारिका और बुद्ध का शिष्य है भिक्षु आनंद। स्थान और समय कपिलवस्तु, राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष और रात उतरने का समय यहाँ पर चित्रित किया गया है। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर। जैसे ही रंगमंच का पर्दा उठता है, अंधेरे में समवेत अर्थात कुछ जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक साथ उनका स्वर यहाँ पर सुनाई देता है। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष। ये अंधेरे में हमें स्वर सुनाई दे रहा था, प्रकाश हो जाता है और नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष हमारे सामने उपस्थित होता है। रात उतरने का समय। सामने से देखने पर पीछे दाईं ओर चबूतरा, बाईं ओर झूला, एक मत्स्याकार आसन, आगे दाईं ओर मदिरा कोष्ठ और बाईं ओर श्रृंगार कोष्ठ, आगे और पीछे दो अलग अलग भागों में दो दीपाधार अर्थात दीपक रखने के लिए स्टैंड बनाए हुए हैं। एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाहें फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी हुई, दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ति बाहें सिमटी हुई और आंखें धरती की ओर झुकी हुई। पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति दोनों के प्रतीक रूप में यहाँ दो दीपक के आधार रखे हुए हैं। उद्यान का मार्ग बाईं ओर से, बाहर का मार्ग सामने के द्वार से निकलकर गवाक्ष यानी सामने से निकलकर खिड़की है। कक्ष के अन्य भागों में जाने का मार्ग दाईं ओर से है। साज सज्जा में कामोत्सव का स्पर्श। बसंत ऋतु में जो काम पर्व मनाया जाता है वो हमें साज सज्जा में यहाँ दिखाई दे रहा है। कई एक कर्मचारी फूल सजाने, कोष्ठों को व्यवस्थित करने और मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ तथा श्वेतांग अग्नि काष्ठ से दीपक जलाता हुआ। ये साज सज्जा देखने से हमें प्रतीत होता है कि यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है और जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी इसी कार्य में लगे हुए हैं। प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग अन्य सबके कार्य के प्रति भी सचेत है। दो तीन कर्मचारियों की हल्की अवज्ञात्मक हंसी का शब्द यहाँ पर सुनाई देता है। कर्मचारी कार्य करते हुए और आपस में बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। श्वेतांग ने कहा, क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो। निहारिका, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीची रखो और हाथों को देखकर काम करो। ओ शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए हैं आज के लिए? आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। यह बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? यह कहने पर कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेंगी, तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं जागा? बीजगुप्त, इतनी समझ तो तुम्हें होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएंगी। और तुम मेरी ओर एकटक क्यों देख रहे हो मंदारक? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं, मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। इस तरह से श्वेतांग यहाँ हर कर्मचारी को अलग अलग निर्देश देते हुए व्यस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ जिस जिसका काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक एक से कहूँ तभी नहीं यहाँ से जाना है। इस तरह से श्वेतांग ने कुछ निर्देश अपने कर्मचारियों को दिए हैं। श्वेतांग की बात सुनकर शेफालिका, बीजगुप्त और नागदास एक एक करके चले जाते हैं। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो मंदारक?
काम करने से बचने का यह अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखते पाएगा। जाओ जाओ, उधर जाकर किसी और को देखो, काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता। इस समय जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। मंदारक असंतुष्ट भाव से सिर हिलाकर चला जाता है। अर्थात मंदारक के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन श्वेतांग के कहने से मंदारक भी वहाँ से चला जाता है। और तुम शामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। श्वेतांग यहाँ शामांग से पूछ रहा है कि तुम इन पत्तियों में क्यों उलझे हुए हो, क्या तुम्हारी कोई उलझन है जो अभी तक समाप्त नहीं हुई। शामांग पत्तियां तोड़ने सुलझाने में व्यस्त और पत्तियों से बातचीत करते हुए कहता है, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। श्वेतांग निहारिका को देखकर, निहारिका तुम क्या बातें सुनने के लिए ही रुकी हुई हो, जाओ उधर जाकर अपना काम करो। निहारिका उन दोनों को देखती हुई अनमने भाव से वहां से चली जाती है। तो शामांग से श्वेतांग ने पूछा, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, क्यों? शामांग, देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, न कुछ उलझता है न कुछ बिखरता है। यहाँ पर शामांग शिकायत कर रहा है इससे कि मुझे पत्तियाँ सुलझाने का काम दिया है, लेकिन पत्तियाँ आपस में उलझती जा रही हैं और इस काम से मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा, जबकि तुम्हें दीपक जलाने का काम दिया है जिसमें कोई उलझन नहीं है। तुम एक के बाद एक दीपक जलाते जा रहे हो। श्वेतांग, इसका कारण है। तो शामांग ने पूछा, क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? तो श्वेतांग ने कहा, इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। शामांग, सोचता बहुत हूँ, परंतु उससे क्या होता है? तो श्वेतांग ने कहा, सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। यानी सोचने से तुम्हारे जो दिमाग का काम है वो तुम्हारे हाथों को भी रोक देता है और तुम्हारी आंखों को भी उलझा देता है। शामांग, तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? श्वेतांग ने कहा, अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। शामांग, पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम यह हुआ कि? तो श्वेतांग ने कहा, सोचना छोड़ दिया। चारों ओर देखता हुआ कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है। श्वेतांग ने बताया कि आदमी काम करना चाहे तो उसे मस्तिष्क को विराम देना पड़ता है, अपनी जो विचार प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है, जिससे वो विचारों की श्रृंखला में उलझता नहीं चला जाए और जो काम उसे सौंपा गया है उसको वो सही समय पर पूर्ण कर सके। तो उसने कहा, आदमी को यदि काम करना है तो उसका उपाय यही है कि वो सोचना बंद कर दे। एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से यहाँ राजनीति की बात बताते हुए, कूटनीति की बात बताते हुए श्वेतांग शामांग से कहता है कि एक राज कर्मचारी के लिए तो सोचना बंद कर देना चाहिए। उसको जैसा आदेश दिया जाए बिना सोचे समझे ही वो उसका पालन करे, उसी में उसकी भलाई निहित है। शामांग, तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी कुछ नहीं सोचना चाहिए? माथे को उंगलियों से मलकर, पर मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? शामांग अपनी ही विचारों की कड़ी में उलझा हुआ कहता है कि व्यक्ति चाहे से खुद नहीं सोचना चाहे, वो चाहे कि मैं किसी बात पर गौर नहीं करूँ, कुछ नहीं सोचूं, लेकिन फिर भी मेरा मस्तिष्क सोचता रहता है और मैं जो काम मुझे दिया जाता है उसमें उलझता रहता हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? इस वीडियो में इतना ही। हम प्रथम अंक के बाकी दृश्य अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।